तो स्वागत है आपका माइनिंग ज्ञान में। आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन माइंस रूल। यह हमारा 4th लेक्चर है। हमने इससे पहले कल लेक्चर लिया था, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए ये लेक्चर हम दोबारा ले रहे हैं। चलिए ठीक है, सभी लोग जल्दी से आके सेशन को ज्वाइन करें, जल्दी से। सभी लोग जल्दी से आ जाएं। सभी लोग को आवाज आ रही है? प्लीज कमेंट करें, क्या सभी लोग को स्क्रीन दिख रही है? सभी को आवाज आ रही है? जल्दी से कमेंट करें सभी लोग। कमेंट करें, सभी को आवाज आ रही है? प्लीज कमेंट करें जल्दी से। क्या सभी को आवाज आ रही है? सभी लोग लिखें यस और नो। क्या सभी को आवाज आ रही है? ओके, फिर शुरू करते हैं। फिर देखिए, मैं आपके चैट्स नहीं देख पाऊंगा, तो जो भी आंसर है आप उसे ईमानदारी से चैट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। फिर लास्ट में हमसे देखेंगे, कुछ भी सवाल होंगे तो आप लास्ट में पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन फेल्स टू सबमिट हिमसेल्फ फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, अ सेकंड नोटिस इशूड फॉर ए पीरियड ऑफ। आपको बताना है कि यदि कोई व्यक्ति अपने आप को पहली बार मेडिकल एग्जामिनेशन में सबमिट करने से फेल हो जाता है, तो उसे जो दूसरा नोटिस होता है वो कितने समय के लिए इशू किया जाता है, कि उसे इतने समय के अंदर दोबारा अपने आप को फिर से प्रस्तुत करना होगा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 7 डेज, ऑप्शन नंबर बी 10 डेज, ऑप्शन नंबर सी 15 डेज, ऑप्शन नंबर डी 20 डेज। तो आप बता दें इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करें। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सभी लोगों को कमेंट करना है इसका राइट आंसर। सभी लोगों को कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 29D, who is authorized to give another chance to a person concerned if his explanation is found satisfactory। देखिए, यहाँ पर दो बार फाउंड लिखा गया, एक ही बार फाउंड होगा। इफ हिज एक्सप्लेनेशन इज फाउंड सेटिस्फैक्टरी, यहाँ एक फाउंड नहीं होगा। तो आपके ऑप्शन है मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी एग्जामिनिंग अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर सी ओनर और एजेंट, ऑप्शन नंबर डी मैनेजमेंट। आपको बताना है कि 29D के अनुसार कौन उस व्यक्ति को दूसरा चांस दे सकता है अपने आप को प्रेजेंट करने का, यदि उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो उन्हें संतोषजनक लगता है। तो जल्दी से सभी को कमेंट करना है। सभी को कमेंट करना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी एग्जामिनिंग अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर सी ओनर और ऑप्शन। देखिए, यहाँ पर आपको बताना है 29D के रेफरेंस में कि उसमें क्या बताया गया है। तो आपके ऑप्शन है, देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मैनेजमेंट। ध्यान रखिएगा, 29D में बताया गया है कि यदि मैनेजमेंट को सही लगता है तो उस कंडीशन में वो उसे दूसरा चांस दे सकते हैं। यहाँ पर मैनेजर शब्द का प्रयोग नहीं किया है। देखिए, मैनेजमेंट में मैनेजर हो गया, ओनर हो गया, एजेंट हो गया, और जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं माइंस के, वो सब उसी में आते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है केशव? इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएमए ऑफ ए पर्सन इज डन इन। आपको बताना है किसी भी व्यक्ति का जो पीएमई है वो किस फॉर्म में होता है। आपके ऑप्शन है फॉर्म एम, ऑप्शन नंबर बी फॉर्म एन, ऑप्शन नंबर डी सी फॉर्म पी, ऑप्शन नंबर डी फॉर्म क्यू। आपको बताना है किसी भी व्यक्ति का जो पीएमई है वो किस फॉर्म के अधीन होता है। सभी लोग को कमेंट करना है इसका राइट आंसर।
जल्दी से कमेंट करें। PME of a person is done in form M, form N, form P, form Q। जल्दी से बताइए। चलिए, वेरी गुड। अब मुझे ये बताइए कि IME किस फॉर्म के अधीन होता है। जल्दी से कमेंट करें। किसी भी व्यक्ति का जो IME जो पहली बार ज्वाइन करता है माइंस को, उसका किसके अधीन होता है? देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, फॉर्म पी। वो छोड़िए, अब बताइए मुझे कि किसी भी व्यक्ति का IME किस फॉर्म के अधीन होता है। जल्दी से कमेंट करें, फास्ट। देखिए, किसी भी व्यक्ति का जो IME होता है, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, वो फॉर्म P1 के तहत होता है। एक फॉर्म P1 होता है, उसके तहत किसी भी व्यक्ति का IME होता है। ध्यान रखिए। हाँ, सही है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following does not get a copy of medical certificate under Form O? आपको बताना है निम्न में से किस व्यक्ति को फॉर्म O के तहत मेडिकल सर्टिफिकेट की कॉपी जो है वो नहीं मिलती है। Which of the following person does not get a copy of medical certificate under Form O? तो आपके ऑप्शन है ओनर, ऑप्शन नंबर बी द पर्सन हिमसेल्फ, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी मेडिकल अथॉरिटी। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ओनर, पर्सन कंसर्न, मैनेजर की मेडिकल अथॉरिटी। जल्दी से बताइए। सभी लोग पोस्ट का आंसर देना है, जल्दी से बताइए क्या। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है नॉट, लिखा हुआ है केशव, यहाँ लिखा हुआ है नॉट, इसे नहीं मिलती है कॉपी। तो देखिए, जो भी कॉपी, देखिए उसको 3 कॉपी बनती है। फर्स्ट कॉपी वो व्यक्ति को स्वयं मिलती है, दूसरी जो भेजी जाती है वो भेजी जाती है मैनेजर ऑफ माइंस को, और तीसरी कॉपी रखता है मेडिकल अथॉरिटी। लेकिन ओनर को कोई भी कॉपी नहीं भेजी जाती। इसका राइट आंसर होगा ओनर। ओनर को कोई भी कॉपी नहीं मिलती है, बाकी तीनों को कॉपीज मिलती है, लेकिन ओनर को कोई कॉपी नहीं मिलती है। ध्यान रखिएगा इस चीज का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ओनर। सबको समझ में आया क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैनेजर शैल राइट अ कॉपी। देखिए यहाँ पर राइट होगा, यहाँ पर कीप होगा। द मैनेजर शैल कीप, यहाँ पर कीप आएगा, रिटर्न नहीं होगा। द मैनेजर शैल कीप अ कॉपी ऑफ द मेडिकल सर्टिफिकेट एज लॉन्ग एज द पर्सन इज एम्प्लॉयड इन माइंड एंड आफ्टर ए पीरियड ऑफ। आपको बताना है कि मैनेजर कब तक उस व्यक्ति का जो मेडिकल सर्टिफिकेट जो कॉपी होगा उसे अपने पास रखिएगा। जब तक वो व्यक्ति कार्य पे था, उसके बाद कितने समय तक उस कॉपी को रखना उसके लिए अनिवार्य है। सभी को कमेंट करना है कि उस व्यक्ति के, हाँ, 3 सा ऑप्शन आपके ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए 3 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी 5 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी 10 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी 15 ईयर्स। देखिए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10 ईयर्स। ध्यान दीजिए, आंसर सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not necessary for identify of a candidate according to 29H of Maynes rule? आपको बताना है कि माइंस रूल के 29H के अनुसार किसी भी व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने के लिए निम्न में से कौन सी जानकारी भरने की जरूरत नहीं होती, उसे देने की जरूरत नहीं होती है। आपके ऑप्शन है नेम ऑफ द पर्सन, ऑप्शन नंबर बी डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन, ऑप्शन नंबर सी फादर्स नेम, ऑप्शन नंबर डी हस्बैंड नेम। जल्दी से कमेंट कर, राइट आंसर क्या होगा। सभी को कमेंट करना है, सभी लोगों को कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन। देखिए 29H के अनुसार आपको उस व्यक्ति का नाम, उसके पिता का नाम, या फिर यदि उसकी शादी हो गई है, वो फीमेल है, उस कंडीशन में उसके पति का नाम बताना होता है। लेकिन कहीं पर भी उस व्यक्ति का पद क्या है, कौन से पद पे वो व्यक्ति है, उसके बारे में आपको नहीं बताना होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन कंसर्न। समझ में आया क्वेश्चन आप लोगों को? आगे चलते हैं। अपील फॉर री एग्जामिनेशन इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है किसके तहत अपील की जाती है री एग्जामिनेशन के लिए। जल्दी से बताइए किसमें बताया गया है री एग्जामिनेशन के लिए अपील करने के लिए। आपके ऑप्शन है 29H, ऑप्शन नंबर बी 29I, ऑप्शन नंबर सी 29J, ऑप्शन नंबर डी 29K। जल्दी से कमेंट करें राइट आंसर क्या होगा। अपील फॉर री एग्जामिनेशन इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग।
29H, 29I, 29J, 29K, जल्दी बताइए। सभी लोगों को कमेंट करना है इसका राइट आंसर क्या होगा। 7th का राइट आंसर क्या होगा? चलिए, और कोई? केशव का आंसर आ गया, और कोई? वेरी गुड। और कोई? देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 29 का जे। इसके तहत ही अपील फॉर री एग्जामिनेशन की जाती है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अपील फॉर री एग्जामिनेशन 29 जे के तहत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, within how many days, within how much time after being declared medically unfit a person has to apply for medical re-examination? यानी कि यदि किसी व्यक्ति को हमने अनफिट घोषित कर दिया है, उसे कितने समय के भीतर दोबारा से फिर से री एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना होता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 15 डेज, ऑप्शन नंबर बी 20 डेज, ऑप्शन नंबर सी 30 डेज, ऑप्शन नंबर डी 10 डेज। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोगों को कमेंट करना है इसका राइट आंसर। और कोई? करुणाकर को समझ में आया कि 7th का राइट आंसर 29 जे था। चलिए, ये इसका आंसर सही है आप लोगों का, सबका आंसर सही है। इसका राइट आंसर है 30 दिन। ध्यान रखिएगा, यदि किसी व्यक्ति को मेडिकली अनफिट घोषित करते हैं तो उस कंडीशन में उसे 30 दिन के भीतर अपने आप को दोबारा प्रेजेंट करना होता है, अप्लाई करना होता है, दोबारा अप्लाई करना होता है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। ध्यान रखिएगा इस चीज को, उसे दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा 30 दिन के भीतर, नहीं तो उसे अपनी जॉब से रिजाइन कर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a person fails to submit himself for appellate medical board, again a notice issued to him in। ये देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार में अपने आप को अपीलेट मेडिकल बोर्ड के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाता है, उस कंडीशन में उसे दूसरा एक नोटिस इशू करते हैं, तो किस में होता है, कौन से फॉर्म में वो दूसरा नोटिस इशू होता है? क्वेश्चन समझ में आया आपको? यदि कोई व्यक्ति पहली बार में खुद को अपीलेट मेडिकल बोर्ड के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में उसे किस फॉर्म में दूसरा नोटिस इशू होता है? तो आपके ऑप्शन नंबर ए फॉर्म पी, ऑप्शन नंबर बी फॉर्म क्यू, ऑप्शन नंबर सी फॉर्म आर, ऑप्शन नंबर डी फॉर्म एस। जल्दी से कमेंट करें राइट आंसर। तो देखिए, इसका राइट आंसर सबका आ रहा है, सबके आंसर सही है। इसका राइट आंसर है फॉर्म आर। ध्यान रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति अपने आप को मेडिकल बोर्ड के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाता, उस कंडीशन में उसको दूसरा नोटिस इशू करते हैं फॉर्म आर के तहत, और जो उसका रिजल्ट होता है वो फॉर्म एस के तहत बनता है। जो उसका रिजल्ट इशू होता है उस मेडिकल का, वो फॉर्म एस के तहत इशू होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर अपीलेट मेडिकल बोर्ड? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन मेडिकल बोर्ड के लिए सही नहीं है। तो आपके ऑप्शन है, मेडिकल ऑफिसर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ डीजीएमएस, ऑप्शन नंबर बी मेडिकल ऑफिसर नॉमिनेटेड बाय चीफ इंस्पेक्टर, मेडिकल ऑफिसर नॉमिनेटेड बाय द ओनर ऑफ द माइन, ऑप्शन नंबर डी मेडिकल ऑफिसर एम्प्लॉयड इन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। जल्दी से कमेंट करें, सभी लोगों को कमेंट करना है, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। 10th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोगों को कमेंट करना है। और कोई? केशव का आंसर आ गया, और कोई? चलिए, आप सही हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेडिकल ऑफिसर नॉमिनेटेड बाय द ओनर ऑफ द माइन। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। तो अब ये क्वेश्चन आप लोग दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। बताइए जल्दी से मुझे, क्या क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग को दिख रहा है? प्लीज कमेंट करें। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है, मैं आपको बता देता हूं। एट लीस्ट हाउ मेनी मेंबर्स शुड बी देयर इन ए एपिलेट मेडिकल बोर्ड? आपको बताना है कि एक एपिलेट मेडिकल बोर्ड में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए। देखिए, क्वेश्चन मैंने बोल दिया है, एट लीस्ट हाउ मेनी मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट इन ए एपिलेट मेडिकल बोर्ड। तो आपके ऑप्शन है, एक मेंबर, ऑप्शन नंबर बी 2 मेंबर्स, ऑप्शन नंबर सी 3 मेंबर्स, ऑप्शन नंबर डी 4 मेंबर्स। जल्दी से कमेंट करें, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पूछ रहा है एटलीस्ट, मतलब कितने कम से कम मेंबर्स होने चाहिए। यहाँ पूछ रहा है कम से कम कितने मेंबर्स चाहिए, यहाँ अधिक अधिक संख्या नहीं पूछ रहा है।
यहाँ पूछ रहा कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए। और कोई? सभी लोग को कमेंट करना है आंसर, प्लीज सभी लोग कमेंट करें। तो राइट आंसर है 2 मेंबर्स। तो ध्यान रखिएगा, यदि वहां पर एलोपैथिक के जो बताया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय ना मिले, या फिर कुछ कोई सीएमपीएफयू का कोई मेंबर ना मिले, उस कंडीशन में कम से कम 2 मेंबर्स इसमें होंगे। एक तो होगा डीजीएमएस के द्वारा अपॉइंट किया गया मेडिकल ऑफिसर, जो कि उस बोर्ड का कन्वीनर होगा, अध्यक्ष होगा, और बाकी कोई एक और मेंबर। तो कम से कम 2 मेंबर्स वहां होना कंपल्सरी है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट करते हैं, What is the normal time after which the person is not allowed to work if he has been declared medically unfit? आपको बताना है कि नॉर्मल समय सीमा क्या होगी जिसके बाद किसी व्यक्ति को अनुमति नहीं देगी। हाँ, कि क्या सभी को आवाज आ रही है? करुणाकर, तुम्हें आवाज आ रही है? प्लीज कमेंट करो। ऑडियो नहीं आ रही है, एक सेकेंड। क्या तुम्हें आवाज आ रही है? जल्दी बताओ, क्या तुम्हें आवाज आ रही है? करुणाकर, जल्दी से कमेंट करिए। ओके, ठीक है, शुरू करते हैं फिर से। हाँ देखो, ये 12वां क्वेश्चन हो गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। 13 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1922। ऑप्शन नंबर बी, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। ऑप्शन नंबर सी, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1924। ऑप्शन नंबर डी, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1925। देखिए यहाँ पर भी ई ही होगा, वर्कमैन ही होगा, ठीक है, और यहाँ पर एस होगा दोनों में, ठीक है। आप बताइए कि निम्न में से कौन सा कंपनसेशन एक्ट का जो साल है वो सही है। बाकी सब सेम है, इसमें आपको बताना है कि साल कौन सा सही है। जल्दी से कमेंट करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्क एंड कंपनसेशन एक्ट 1923, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है करुणाकर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन अंडर 29O इज बोर्न बाई। आपको बताना है कि 29O के अनुसार जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसका जो कॉस्ट है उसका वहन कौन करता है। जल्दी बताइए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, पर्सन हिमसेल्फ। ऑप्शन नंबर बी, ओनर ऑफ द माइंड। ऑप्शन नंबर सी, ओनर एंड एजेंट। ऑप्शन नंबर डी, ओनर एजेंट एंड मैनेजर। जल्दी से कमेंट करें, राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग को कमेंट करना है। चलिए, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओनर ऑफ द माइंड। तो जो भी मेडिकल कॉस्ट होगी उसे ओनर ऑफ द माइंड वहन करेगा और कोई नहीं करता है। जो भी मेडिकल कॉस्ट होती है उसे 29O के अनुसार ओनर ऑफ द माइंड ही वहन करता है। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एनुअल रिटर्न्स इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। आपको बताना है कि एनुअल रिटर्न के बारे में निम्न में से किस फॉर्म में बताया गया है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फॉर्म एस, ऑप्शन नंबर बी फॉर्म आई, ऑप्शन नंबर सी फॉर्म टी, ऑप्शन नंबर डी फॉर्म जी। जल्दी से कमेंट करें राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग को कमेंट करना है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एनुअल रिटर्न्स इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। चलिए आप लोग सही है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो एनुअल रिटर्न्स जो होते हैं वो फॉर्म टी के तहत भेजे जाते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज। अब बताइए फॉर्म जी में क्या है, जल्दी से कमेंट करें, फॉर्म जी में क्या किस बारे में बताया गया है। सॉरी फॉर्म जी मतलब 29 जी में किस बारे में बताया गया है। 29 जी में निम्न में से किस बारे में बताया गया है। रवनाकर कमेंट करें कि 29 जी में किस बारे में बताया गया है। माइज रूल के 29 जी में किस बारे में बताया गया है। देखिए 29 जी में बताया गया है रिटेंशन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट्स, यानी कि कोई मैनेजर जो है किसके सर्टिफिकेट्स को कब तक रिटेन कर सकता है अपने पास, उसकी समय सीमा उसमें बताई गई है 29 जी में। चलिए तो ये थे हमारे आज की 15 क्वेश्चंस। कल हम फिर इसी टाइम पे क्लास करेंगे, दोपहर के 12:30 इसी टाइम पे क्लास होगी। ओके, तो जितने भी आपके साथी उन्हें बता दीजिएगा क्लास का टाइम दोपहर के 12:30 है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों से। To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.